फैन नहीं चालू होती क्या? हिंदी मीडियम कि इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। पहली बार तो इसमें कर रहे हैं, मिटता कैसे? ये ओके ठीक। चलो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना यही रहेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया ना कि नंबर सिस्टम क्या है, तो आपको सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि संख्या मतलब नंबर अगर देखा जाएगा, जैसे आपको पता होगा कि हम नंबर से अगर स्टार्ट करते हैं कि नंबर के प्रकार अगर हम देखें तो बताओ सबसे पहले नंबर को कितने, मतलब संख्या को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे एकदम। आपने सम संख्या, विषम संख्या पढ़ा होगा, भाज्य संख्या पढ़ा होगा, है ना, सहभाज्य संख्याएं पढ़ा होगा, वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, है ना, सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो बताओ नंबर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि नंबर आपको कितने भागों में मिलेगा, तो बताओ क्या होता है? एक हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और एक क्या होती है, काल्पनिक संख्या, है ना। एक क्या होती है, वास्तविक संख्या, और दूसरी हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब ये तो वास्तविक संख्या हमारी क्या क्या आती है, कैसे कैसी वास्तविक संख्याएं आती हैं, ये चीज़ें बाद में नोट कर लेना, पहले मैं यहाँ पे समझ लो। देखो आपने ऐसा कुछ देखा होगा, जैसे अगर ये लाइन है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। इसके अगर आगे हम जाएंगे तो ये वाला हमारा क्या रहता है, प्लस पॉइंट रहता है कि नहीं, और ये क्या रहता है, माइनस पॉइंट रहता है। मतलब यहाँ पे अगर हम 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6, 7 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक जा सकते हैं। इधर हमारा क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश अनंत। ये हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी, जिसमें हमको प्लस वाली संख्या भी रहेंगी और माइनस वाली भी संख्या रहेंगी। और ये क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या, जिनकी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हमारे किस रूप में आती हैं? अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे रूट रखा है और रूट के अंदर मैंने लिख दिया √5, बताओ इसका कुछ मान हो सकता है क्या? हाँ, आयोटा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये आप लिख सकते हो, और भी क्या हो गया, माइनस का यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। कोई भी संख्या उठा के अगर देख दो, वही संख्या अगर ये बताओ कि मैंने यहाँ रूट के अंदर अगर मैं 16 लिख दिया, तो बताओ इसका अगर मान निकालोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दिया तब बताओ क्या होगा। ये माइनस का मान आपको पता होना चाहिए कि माइनस को किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो जैसे अगर देखोगे यहाँ पे ये -1 होता है, ये -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। इसको हमको ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो ये हमारी चीज़ें हैं, हमारी जो चीज़ें स्टार्ट होंगी तो हमारा ये स्टार्ट होगा वास्तविक संख्याएं, इन्हीं को हम क्या करेंगे, आगे डिवाइड करेंगे कि वास्तविक संख्या किस में डिवाइड होगी। अब वास्तविक संख्याओं को भी कई भागों में डिवाइड किया जाएगा, एक प्लस वाला रहेगा, एक माइनस वाला रहेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्याएँ और ऋणात्मक संख्या, होती है कि नहीं होती हैं। तो इन्हीं को हम 2 भागों में डिवाइड करके देखेंगे। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव हो गया, और एक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे अगर 0 की अगर बात किया जाएगा, बताओ कभी माइनस में 0 देखे हो या कभी प्लस में 0 देखे हो? नहीं होते।
जो भी संख्याएं आपको दिए जाएंगे, अगर प्लस में दिएगा तो +1 रखा जाएगा, +2 रखा जाएगा, या -1 रखा जाएगा, या वो -2 रखा जाएगा। ठीक है, जीरो को ना हम प्लस संख्या ना प्लस में बोल सकते हैं, ना फिर हम माइनस में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हमारा क्या जाएगा, +1 हो जाएगा, +2 हो गया, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, डैश 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 आगे कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, आगे डैश डैश आगे जा सकते हैं। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये तो हमारी ये चीज़ हो गई। अब वास्तविक संख्याओं को भी अगर देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं को हम आगे कितने भागों में बोला गया, तो आपने एक नाम सुना होगा पूर्णांक, इंटीजर, आपने नाम सुना होगा पूर्णांक। तो इन्हीं सभी मतलब अब इनको क्या करेंगे, एक 2 भागों में डिवाइड करेंगे, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे, अब इसको कैसे हटाएं, सही है, ठीक। देखो, अगर हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करें, इनको हम रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया जाए। तो पहले चीज़ों को समझ लो, बाद में नोट कर लेना, लिखा दूंगा सारी चीज़ें। और ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगा नंबर सिस्टम में, अगर ये चीज़ आपको करना है, और नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो, वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक हमारा क्या रहेगा, एक हमारा रहेगा पूर्णांक रहेगा, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, दशमलव रहेगा। बताओ, ठीक है। पूर्णांक में आपको पता ही होगा, कोई एक एग्जैक्ट नंबर होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, पॉइंट में नहीं रहेगा। ठीक है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लस में 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, -5 बोल सकते हैं। पर ये अगर दशमलव में आ जाएगा तो बताओ क्या लिखोगे, 1.5 हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के भी प्रकार होते हैं, पता है किसी को दशमलव कितने प्रकार का होता है? दशमलव कितने प्रकार का होता है? हम सिर्फ दशमलव लगाना सीखे हैं कि क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे आपको ये 3 है, अगर आपको यहाँ पे 5 में भाग देना है तो आप सीधा सीधा मतलब ये सिर्फ 5 है, पॉइंट नहीं है, 5 में भाग देना तो इसका मान निकालोगे तो पॉइंट में निकल के आएगा कि नहीं आएगा। पर अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार का दशमलव है, मतलब दशमलव के प्रकार, किस प्रकार का दशमलव, तो दशमलव में अगर देखेंगे, दशमलव में आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 0 लिखा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे मैंने 3, 7, 5, 6, 8, 9 ऐसे जा रहा है। कभी आपने देखा होगा कि पॉइंट लगाने के बाद कोई संख्या बार बार क्या हो जा रही है, रिपीट होती है, होती कि नहीं होती? कभी आपने देखा होगा कि 0 लगाने के बाद 2 अंक रिपीट होते हैं, होता है कि नहीं होता? कभी आपने देखा होगा कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है। अब कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो तो 1.2 इसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इनके भी प्रकार होते हैं कि इसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे दशमलव के, तो दशमलव में पहले देखो, अगर एग्जाम्पल में बात करोगे तो सारे एग्जाम्पल एक दशमलव में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये सभी दशमलव हैं। पर इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा दशमलव किस प्रकार का है, तो अब इसमें अगर देखोगे दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? एक हमारा क्या होता है, शांत दशमलव, और दूसरा हमारा क्या होता है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है। अब देखो, शांत दशमलव हम किसको बोलेंगे, अशांत दशमलव हम किसको बोलेंगे? हाँ, पूर्णांक में 0 आएगा, प्लस वाला भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा, 0 भी आएगा। वो सारी चीज़ें आपको प्लस मतलब पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और 0 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शांत और अशांत, यहाँ पे आपको ये 4 आप ये लिखे गए। इसमें अगर आपको बोला जाएगा कि शांत कौन सा है, अशांत कौन सा है, तो यहाँ पे अगर देख लो, जैसे मैंने लिखा 0.375 ख़त्म हो गया, आगे तक नहीं गया, मतलब पूरा पूरा क्या हो गया, अब यहाँ से डिवाइड हो गया। या अगर बोल लो आपने कोई लिख दिया 0.76, ठीक है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे अशांत मतलब आपको यहाँ से देख लो कि जैसे क्या है 0.36367 ठीक है। यहाँ पे अगर देख लो 0 पॉइंट नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 3333, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देख लो कोई 2 अंक का नंबर रिपीट हो रहा है 0.121212, ये हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको पॉइंट के बाद 2 अंक जाना पड़ेगा, 3 अंक जाना पड़ेगा, 4 अंक जाना पड़ेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी संख्या, पूरी कट जाएगी। पर यहाँ पे क्या है ना, नंबर नहीं कटेगा, वो जाता रहेगा। अब जाता रहेगा तो आपको 2 रूप में जाएगा, एक क्या होगा, संख्या रिपीट होगी, और एक क्या होगी, संख्या रिपीट नहीं होगी।
तो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, अशांत दशमलव को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका पहला वाला भाग अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहला अगर हम इसको बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग दशमलव, रिपीटिंग तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें संख्या क्या हो जाएगी, बार बार रिपीट होगी। कोई भी संख्या आप उठा लो, मान लो कि यहाँ पे 6 6 6 बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कोई भी दूसरे नंबर उठा लो, मान लो 7 7 7 7, क्या हो रही है, संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, 2 अंक में संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। जैसे मान लो कि कोई भी संख्या है, मैंने यहाँ पे 0 रखा और यहाँ पे क्या हो गया 1 5 1 5 1 5, ऐसे ऐसे रिपीट होगी। और दूसरा हमारे क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब आप समझ रहे हो कि क्या होगा, संख्या रिपीट नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 7 6 8 1 2 6, मतलब ये बढ़ता जाएगा, कभी इसका अनंत नहीं, ठीक है। तो दशमलव में आपको ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। हाँ, ये देखो ये क्या है ना, ये शांत है, ये अशांत है। यहाँ पे क्या हो गया, संख्या यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको मैंने सिर्फ यहीं तक लिखा है। आगे आप बढ़ा सकते हो डैश डैश, इसमें भी आगे डैश 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 लगा हुआ है, डैश 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 आगे लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे कभी आप देखा होगा, जैसे मान लो आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो, पॉइंट के 2 अंक के बाद देने के बाद खत्म हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। कभी क्या होता है, ख़त्म ही नहीं होता है, वो चलता ही रहता है, उसका प्रोसेस चलता ही रहता है, कितना भी आप चला लो, ठीक है। तो आप इससे लगा सकते हो कि मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है या बार बार रिपीट ना भी हो रही हो, तो वो किसके अंतर्गत आती है, अशांत के अंतर्गत आती है। अशांत को 2 भागों में और दो बना दिया जाता है, एक रिपीट और एक नॉन रिपीट। जो संख्या बार बार रिपीट होगी किसके अंतर्गत आएगी, रिपीटिंग के, और जो रिपीट नहीं होगी नॉन रिपीटिंग के, ठीक है। ये हो गया दशमलव के प्रकार, आपको दशमलव के इतने सारे टाइप में आपको पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया, क्यों, चलो आगे अगर देखें। अब देखो यहाँ पे अगर हम पूर्णांक की अगर हम बात करें कि पूर्णांक में हमारा क्या क्या चीज़ें आएंगी अब, ठीक है। अब देखो पूर्णांक में आपको पता ही होगा कि एक हमारा क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, एक क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ये तो पता ही होगा, जो प्लस वाले नंबर आएंगे क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक, जो माइनस वाले आएंगे ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बना सकते हैं इसको +1 +2 +3 +4 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। और ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 डैश 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 अनंत, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अभी इन्हीं को क्या कर दिया जाता है, हम पढ़ते क्या हैं ज़्यादातर, अगर हम देखते हैं तो प्लस वाले नंबर हम उठा के देखते हैं कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्या क्या होती हैं, होती है कि नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर, ये तो क्या बोलोगे, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। तो इस चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 से हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब उन्हीं को हम आगे देखेंगे। देखो तो यहाँ पे ये चीज़ आप लिख सकते हो, या इसको लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये तो याद ही होगा, 0 या 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर पूर्ण संख्याएं हैं तो 0 से, और वो प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे क्या है ना, मतलब हम पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं तो इसमें आपने देखा होगा सम और विषम, कि सम संख्याएँ कौन सी होती हैं और विषम संख्याएँ कौन सी होती हैं। तो अगर हम इनको 2 भागों में डिवाइड करें, यहाँ से अगर हम इनको 2 भागों में डिवाइड करें तो देखो पहला हमारा क्या आ जाएगा, सम संख्या, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आएगा, विषम संख्या। अब देखो ये सारे आपको चीज़ें बहुत ज़रूरी काम में आएंगी, सम संख्या और विषम संख्या। डिफिनीशन पता होगा क्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। और जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डैश 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 आगे बढ़ेगा, और ये क्या होगा 1 3 5
7 9 डैश 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये विषम संख्या है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप मान लो कि आपने क्या किया, आपने एक सम संख्या लिख लिया, ये थोड़ा छोटा हो सकता है क्या? हाँ, ये साइज इसका, ये कलर है। ओके, ठीक, देखो हाँ, अच्छा, तो ज़रूरी है ये? क्यों ज़रूरी है? जब सामने ही ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं क्या? तो वो अपना डाउट कैसे पूछेंगे? उनका तो कुछ मैसेज वैसेज कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या रिप्लाई कर रहे हैं। मान लो किसी को डाउट आया कुछ, तो कैसे बताएगा? हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ कि उसका कुछ डाउट आया कुछ? खुद सोचो ना, आप ही मान लो कहीं पढ़ रहे हो घर से, तो अब आप मैसेज करोगे ना कि सर ये कैसे आ गया। ठीक है, चलो चलो छोड़ो। देखो अभी आ भी नहीं रहा होगा यहाँ तक, नहीं आ रहा है ना, वो ज़्यादा ऊपर लिखने से भी नहीं आ रहा। यही तो होता है। चलो भैया, बैग कहाँ से जाते थे? यहाँ से। चलो चलो देखो अब यहाँ पे सम संख्या, सॉरी हाँ, अब यहाँ देखो, ये बताओ कि अगर मैंने एक सम संख्या ले लिया, ध्यान से समझना, और मैंने एक विषम संख्या ले लिया, विषम संख्या ले लिया, अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो बताओ आपका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा क्या आएगा? मतलब यहाँ पे मैंने सम संख्या कोई भी एक ले लो, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और प्लस में मैंने एक विषम संख्या कोई भी लिख दो, मैंने 5 लिख दिया। ये बताओ 5 को जब 4 में जोड़ोगे तो क्या आया? 9 आया, और 9 क्या है? विषम संख्या है कि नहीं? ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक सम संख्या लिया और मैंने इस सम संख्या में मैंने सम संख्या ही ऐड कर दिया, तो बताओ आपको क्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ बताओ मैंने एक विषम संख्या लिया प्लस, और मैंने विषम संख्या को ऐड कर दिया, तो बताओ क्या प्राप्त होगा? सम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अपने से बना सकते हो। जैसे मान लो कि विषम संख्या मैंने 5 रखा और इसमें मैंने एक विषम संख्या 3 ऐड कर दिया, तो बताओ क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। 8 क्या है? सम संख्या है ना। इसी तरह आप कर सकते हो दूसरा, कि जैसे मान लो यहाँ पे कि अगर मैंने एक सम संख्या लिया और माइनस में मैंने एक सम संख्या से क्या कर दिया? इसमें माइनस कर दिया, तो बताओ क्या आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा? यहाँ पे मतलब सम में से सम को माइनस करना है, तो क्या आएगा? सम आएगा। मतलब अगर देख लो कि अगर मैं 4 में से अगर मैं 2 को माइनस कर रहा हूँ तो क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ, और 2 हमारा क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे विषम संख्या लिया, मैंने एक यहाँ पे विषम संख्या लिया, और विषम संख्या में से मैंने सम संख्या को अगर माइनस किया, तो बताओ क्या आएगा? यानी विषम संख्या कोई भी उठा लो, मैंने 7 ले लिया, और 7 में मैंने अगर सम संख्या 4 को माइनस किया, तो बताओ 4 में 7 में 4 गया, कितना आएगा? 3, और 3 हमारा क्या आया? विषम आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर जब विषम में विषम को माइनस करोगे तो क्या आएगा? विषम में विषम को आपको माइनस करना है, यानी अगर आप यहाँ पे देख लो कि विषम संख्या है, और विषम संख्या में जब आप विषम संख्या को माइनस कर रहे हो, तो बताओ क्या प्राप्त हो रहा है आपको? विषम में से विषम को माइनस कर रहे हो, तो मतलब यहाँ पे देख लो कि इसके एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, और 5 में से मैं 3 को अगर माइनस कर रहा हूँ, तो बताओ क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आएगा, और 2 क्या है? आपकी एक सम संख्या है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही क्या हो रहा है?
सम में से विषम माइनस करोगे तो भी आप देख लो, सम देखो मैंने विषम में से सम को माइनस किया है। अब विषम में सम को अगर माइनस करो, मतलब सॉरी सम में से विषम को मैं बोल रहा हूँ ना, तो सम में उठा लो। सम की कोई संख्या मैंने उठा लिया, क्या उठा लिया मैंने 8। 8 में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, 5 को, तो बताओ क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। 3 क्या है, विषम है। चाहे सम में से विषम को माइनस करो या विषम में से सम को माइनस करो, हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा। समझ रहे हो? अभी ये बहुत छोटा लग रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें ये लग रहा होगी कि ये चीज़ें आगे क्या काम आने वाली हैं। समझ रहे हो? आगे जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको स्टार्ट होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें आपकी कहाँ काम आ रही हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो देखो। अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक सम संख्या लिया और मैं इस सम संख्या में इंटू कर रहा हूँ एक सम संख्या का, बताओ आपको क्या निकलेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैंने 4 लिया और 4 में मैंने 6 को इंटू किया तो बताओ क्या आया, 24 आया। और 24 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक, मैंने एक यहाँ पे विषम संख्या लिया, विषम संख्या लिया, इसमें मैं इंटू कर रहा हूँ विषम संख्या का, तो बताओ क्या प्राप्त होगा। विषम संख्या कोई भी ले लो, मैंने 5 लिया, इसमें मैं इंटू कर रहा हूँ 7 का, तो बताओ क्या प्राप्त हुआ, 35 आया। और 35 क्या है, विषम। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे विषम संख्या लिया और मैं इसमें इंटू कर रहा हूँ एक सम संख्या का, तो बताओ क्या प्राप्त होगा यहाँ पे आपको। ये मतलब विषम संख्या आप 5 ले लो, सम संख्या आप 4 ले लो, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 होगा। और 20 आपका क्या है, सम है। यानी आपको प्लस में पता चल रहा है, माइनस में पता चल रहा है, इंटू में पता चल रहा है। बचेगा आपका डिवाइड। अब डिवाइड में अगर देख लो कि जैसे मान लो क्या है कि यहाँ देख लो, अगर आप मान लो कि एक सम संख्या 8 लिखा और इसमें आप एक सम संख्या से भाग दे रहे हो, मान लो 4 से भाग दिया, 4 की अपेक्षा मान लेते हैं कि मैं 6 से भाग दे रहा हूँ, तो क्या ये बताओ कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, ये डेसिमल में पहुँचेगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो ये हम डिवाइड में ये काम नहीं करता है। ठीक है, डिवाइड में ये काम नहीं है। इतना चीज़ें हो गई। यहाँ से मतलब क्या होता है ना कि जब भी आपको चीज़ें आपको काटने पीटने में काम आएगी, विभाजता का नियम अभी पढ़ोगे इसी के बाद, ठीक है, तो उसमें आपको काम आएगी कि कहाँ आपको क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, चलो हो गया है, लिखते जा रहे हो साथ में, चलो चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो आपने पढ़ा होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें संख्याओं की, तो आपने एक चीज़ ये भी पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा भाज्य संख्या, कभी नाम सुना होगा इसका, और एक आपने क्या पढ़ा होगा, अभाज्य संख्या है। अब ये बताओ, आप ही बताओ कि आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है। इंग्लिश में भाज्य को बोलेंगे और इवन अरे यार याद नहीं आ रहा, भाज्य अभाज्य क्या बोलते हैं, भाज्य अभाज्य इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, वो इवन और ऑड हो गया, भाज्य प्राइम नंबर, हाँ कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर जो बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। अब बताओ सबसे छोटा आपसे पूछा जाएगा भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 2 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1। जानकारी के लिए बता दें 1 ना अभाज्य है और ना ही भाज्य है। देखो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है कि 1 लोग इसको क्या है करते हैं कि भाज्य में ही बताते हैं, भाज्य नहीं है। नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, भाज्य का नियम क्या कहता है कि वह संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, इसके अलावा और भी किसी संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, तो क्या कहलाती है,
भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से ना कटे, वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ पे ये बताओ कि अगर मैं एग्जाम्पल में मान लो कि मैं 1 रखता हूँ और एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है, ये बताओ मैंने क्या बताया भाज्य का नियम? ये स्वयं से कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए? एक से कटना चाहिए, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो ये बताओ, ये 2 को अगर देखोगे तो 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? ये 1 से कटेगी और किससे कटेगी? 2 से कटेगी, इसके अलावा 2 किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। पर 1 को बताओ, 1 जो है स्वयं से कटेगा और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसके गुणनखंड सिर्फ 1 है और इसके गुणनखंड क्या है? 2। कोई भी संख्या भाज्य संख्या उठा लो, ये बताओ 5 को उठाओगे तो 5 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 5 से कटेगा। अब 7 को उठा लो, 7 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब 9 को उठाओगे तो 9 देख लो, 9 अब भाज्य नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। समझ में आई बात को? तो ये अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य का नियम यही होता है कि वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, जो स्वयं से मतलब कोई भी संख्या ले लो, वो स्वयं से कटनी चाहिए और 1 से कटना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब देख लो, जैसे मान लो आपने 13 को ले लिया, तो ये बताओ 13 किससे किससे कटेगा? 13 1 से कटेगा और किससे कटेगा? स्वयं से 13 से कटेगा, इसके अलावा 13 कटेगा क्या? किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य में क्या आ जाएंगी? जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए। जैसे क्या हो गया? 9। जैसे मान लो आपने क्या उठा लिया? आपने उठा लिया 4। अब 4 को बताओ, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा? 4 से भी कट जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब इसके फैक्टर कितने होने चाहिए? 2, और इसके क्या होने चाहिए? 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 से कम हो जाएगा तो वो अभाज्य नहीं होगी, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो अभाज्य नहीं होगी, और 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? एक जो है ना भाज्य है और ना अभाज्य है, तो एक क्या है? वही तो पूछ रहे हैं, एक क्या है? न भाज्य है। एक क्वेश्चन आपको आया गया एग्जाम में, ऑप्शन रख देता है, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है। बोलेगा एक निम्न में से क्या है? एक सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या है। ठीक है, एक क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? विषम संख्या है। सबसे छोटी भाज्य अभी लिखा दूंगा सारी चीज़ें। सबसे छोटी भाज्य की बात करोगे 4। ठीक है, इसको अगर एक साथ मिटाना है तो कैसे मिटेगा? ये किसमें? अच्छा, कहाँ हो रहा है? ऐसे कहाँ जा रहा है? सर वो उसको उसी को टैप करो। इसको? नहीं, उसी को सर। हाँ आउटसाइड वाले। हाँ, आप करो सर। कहाँ हो रहा है? सर उसको एक बार करना हो रहा है सर। कहाँ हो रहा है? गोला बना दो सर। अच्छा, क्या कहाँ हुआ? बड़ा मुश्किल हो रहा है, पहली बार आज इसमें क्लास हो रहा है ना मेरा। चलो यार, हम ऐसे ही हटा लेते हैं। चल हट, अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। चलो देखो, अब यहाँ देखो, अगर आपसे भाज्य की अगर बात करेगा, ठीक है, देखो तो ठीक है, देखो अगर भाज्य की बात करेगा, देखो क्या आ जाएगी? 4। ये तो और ज़्यादा मोटा हो गया सर वो साइड वाला। ये। बस बस। ठीक तो है। देखो अगर 4 हो गए, 4 के बाद क्या आ जाएगी? 6। 6 के बाद बताओ क्या आएगी? 8। 8 के बाद बताओ क्या आएगी? 9। 9 के बाद 10। 10 के बाद
12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, हाँ 15 15, ठीक है, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, ठीक है। ये हमारी क्या है? भाज्य। अभाज्य की अगर बात करोगे बताओ, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद बताओ 37, 37 के बाद बताओ 41। 41 अब ये याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बताओ, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बोलो, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बताओ। अब यहाँ से देख लो कहाँ तक लिख लिया हमने, 41 तक। कितनी आ गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक से लेके 100 तक में अगर अभाज्य संख्याओं की बात करोगे तो उनकी संख्या कितनी होती है? 25। अब आगे ध्यान देना, अगर मैं पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बताओ। पंद्रह। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 51 से लेकर 50 तक 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बताओ। अरे टोटल 100 है, टोटल 25 है, यहाँ तक 15 है, तो ये कितनी बचेंगी? 10। ये तीनों लाइन पता होना चाहिए। 100 तक ही पूछेगा। हाँ, आगे तक याद कर सकते हो तो आप बनाओ, पहले नंबर निकालो, नंबर लिखो। हाँ, पूछता है। अगर आप एग्ज़ाम SSC उठाओगे, सीजीएल दोगे, पूछेगा। 19 के बाद 23 इसका कुछ ट्रिक है? 19 के बाद 23 आपको याद करना पड़ेगा। 1000 तक बोल दिया तो? इतना लंबा नहीं पूछेगा, इतना लंबा नहीं पूछेगा। बीच बीच का नंबर दे देगा, उसमें ये बोल देगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया कि 841। अब ये पता करना पड़ेगा डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, ये भाज्य है अभाज्य है। तो अब ये पता कैसे चलेगा? आपको क्या है ना, डिवीजन का रूल पर याद होना चाहिए। 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम। 11 तक का नियम याद कर लोगे, संख्या सब बता सकते हो किससे किससे डिवाइड है। क्योंकि इसके बाद जो भी संख्याएं बनती हैं, मान लो कि जो संख्या 12 से कटेगी तो वो संख्या 2 से भी कटेगी, वो संख्या 3 से भी कटेगी, वो संख्या 4 से भी कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? जो संख्या 15 से कटेगी वो संख्या 3 से कटेगी, वो संख्या 5 से कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? तो इसीलिए है 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का नियम जो है याद होना चाहिए। अब वो इसी के अंतर्गत आएगा। सर जैसे उसमें 4 से 8, 9, 10 दिया सर, तो 9 किस तरह से वाली संख्या हो सकती है? 9 इस तरह अभाज्य संख्या है कि अगर आप 9 को अगर देखोगे यहाँ पे, तो 9 जो होता है, मैंने क्या बताया है कि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर 2 होते हैं। गुणनखंड कितने होते हैं? 2। पर 9 को देखोगे, देखो 9 1 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 9 से भी कटेगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 3। होना कितने चाहिए? 2। अगर 2 होता तो किस में आता? अभाज्य में। ठीक है ना? तो अब देखो, आपने ये चीज़ लिख लिया। अब यहाँ से बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा, ध्यान देना मेरी बात को, मैं सिर्फ अभी अभाज्य की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या? भाई सम की बात करोगे 2 है, 3 सर। अब विषम की बात करोगे तो 2 है, सॉरी 3 है कि नहीं? अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लूँ कि 3 क्रमागत संख्याएं बताओ जो अभाज्य हों। सबसे छोटी 3 क्रमागत तो समझ रहे हो ना, क्रम से। जैसे क्या आपको अगर बोला जाएगा क्रम से लिखो तो 1 2 3 लिखते हो, ठीक है? अभाज्य होनी चाहिए। 1 अभाज्य क्या? 1 अभाज्य है? अच्छा, तीनों अभाज्य होना चाहिए। हाँ, क्रम में होना चाहिए।
क्या है बताओ, क्या बताओगे? 3 क्रमागत संख्याएं अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए। 3 क्रमागत संख्याएं जो क्या हो अभाज्य हो, तो क्या बताओगे? 2 3 गलत, सबसे छोटा बोल रहे हैं। 2 3 5 नहीं होगा, आप देख लो 2 3 5 3 5 7 होगा। देखो यार मिटने का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा मुझे, आगे बताओ नहीं, मिटाओ नहीं एक बार, आओ आओ आओ, क्योंकि बार बार मिटाना। हाँ लो पकड़ो, हाँ किसको मिटाना है? इसको। ऐसा चलो चलो देखो, मैं यहाँ पे हाँ देखो, अरे देखो सर वो वाला कर ये वाला है। ये, सर हो गया सर। चलो देखो, मैं यहाँ पे पहले अगर बात करता हूँ 2 की बात करता हूँ, 3 की बात करता हूँ और किसकी 5 की बात करता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा। क्रमागत का मतलब होता है कि दो संख्याएं हों उनके बीच का अंतर क्या हो? सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो अंतर कितना है? 1 का। यहाँ पे अंतर कितना है? यहाँ पे अंतर कितना है? और यहाँ पे अंतर कितना है? आप ये बताओ, नंबर लिखते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, 4 लिखते हो। देख लो अंतर कितने कितने का सब में, 1 1 का। ऐसा तो आप करते नहीं हो कि यहाँ पे 1 का अंतर हो, फिर 2 का अंतर हो, फिर 3 का अंतर हो। नहीं होता है। क्रमागत ये नहीं बनेगी। क्रमागत क्या बनेगी? जिसमें अंतर क्या हो? समान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, तो आप क्या बताओगे? 3 5 7। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसमें भाज्य में। तो ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा सम भाज्य संख्या, सबसे छोटा क्या होना चाहिए? सम भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए। तो क्या बताओगे? 4। और अगर ये पूछ लेगा सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, सम हो, सॉरी विषम हो और भाज्य हो, 9 है कि नहीं? तो सबसे छोटा विषम, सॉरी सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, तो क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, अब आगे देखो, अगर इसी में अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 क्रमागत भाज्य संख्याएं, गलत। 3 क्रमागत 8 9 10, समझ रहे हो ना? देख लो, इनका अंतर 2 है, उनका अंतर 1 है कि नहीं? तो सबसे छोटा 3 क्रमागत भाज्य संख्याएं क्या आ जाएंगी? 8 9 और 10। सबसे छोटा 8 9 10 1 1 4 6 8 2 2 2। आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको दोगे? क्रमागत वाले। ठीक है, हाँ। चलो ये क्या हो गया? हमारा सम संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, देखो इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो पढ़ा होगा आपने सह अभाज्य। बताओ सह अभाज्य क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं बताओ। नहीं पता? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ध्यान दे लो।
सहभाज्य संख्याएं, सह मतलब क्या होगा, साथ में होगा, दो संख्याओं साथ में रहेंगी, वो दोनों संख्याओं एक दूसरे से कभी कटना नहीं चाहिए, क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य कहलाएंगी। अगर कट गई तो सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य जो संख्याएं रहेंगी उनका जो एचसीएफ पता है क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ मासा, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा और मैंने 10 लिखा, दो संख्याएं हमेशा साथ में रहेंगी ऐसे, ठीक है। ये बताओ अगर मैं आपसे बोलूँ क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि देख लो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कट गई, कटना नहीं चाहिए। अब ये बताओ कि अगर 8 और 10 का आप अगर एचसीएफ निकालोगे तो ये बताओ 8 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, आएगी कि नहीं आएगा। तो हमेशा क्या होती हैं सहअभाज्य संख्याएं, जैसे आप लिख लो 5 और 6 लिख लो, बताओ ये एक के अलावा किसी से कट रही क्या, कटेंगी नहीं कटेंगी। आप यहाँ पे लिख लो 8, आप यहाँ पे लिख लो 13, बताओ कटेंगी क्या। आप यहाँ पे लिख लो 17, आप यहाँ पे लिख लो 25, कटेंगी क्या। संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए, अगर कट गई तो वह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं कटना चाहिए। और उनका जो क्या होना चाहिए, उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो संख्या क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये आपका जो है ना ये वाला, ये आपको एचसीएफ और एलसीएम जब पढ़ोगे उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज होता है सहअभाज्य संख्याएं। ये हमेशा क्या रहेगा, दो संख्याओं का जोड़ा रहेगा, और दो संख्याएं हमेशा क्या होना चाहिए, एक दूसरे से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। नोट्स तो आपको जो मिलेगा सच से मिलेगा, मतलब कोचिंग की तरफ से जो मिलेगा वो मिलेगा। चलो देखो, चलो इसके बाद अगर आप आगे अगर बात करें, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, देखो परफेक्ट के हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बताओ उसका, परफेक्ट के हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार हिंदी में, 1 मिनट, परफेक्ट क्या बोलेंगे, परफेक्ट के हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ। उत्तम है ना, या संपूर्ण मतलब है ना। चलो अब आप मुझे बताओ परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर। गलत, गलत। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होगे या पहली बार पढ़ोगे। गलत, क्या गलत, वो भी गलत। चलो ठीक है, एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, मतलब इसके परिभाषा बता दे रहा हूँ कि परफेक्ट नंबर बोलते किसको हैं। वह संख्या, इधर सुनो पहले, वह संख्या जिसके गुणनखंड करने पर, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है, 4 की अगर आप फैक्टर देखोगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। वह संख्या जिसके गुणनखंड करने पर सभी गुणनखंडों को योग वही संख्या आ जाए स्वयं को छोड़कर। मतलब आप यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जैसे 4 है
4 के आपने गुणनखंड किया, ये आया, इसमें 4 को छोड़ देना है। कितने बचे गुणनखंड इसके? 2। इन दोनों का योग यही आना चाहिए, वह संख्या परफेक्ट संख्या होती है। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर आपको बताना है, क्या होगा? 6। ये देख लो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो ये बताओ 6 का अगर करोगे तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? 6 से। मैंने क्या बताया है, किसको छोड़ देना है? स्वयं को छोड़ देना है। क्या बच्चा? 1 + 2 + 3 बराबर क्या होगा? 6। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर। इसके बाद दूसरा बताओ। दूसरा बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा दूसरा इसका? चलो ये भी बता दे रहे हैं, जो भी नंबर होगा 20 से ज़्यादा होगा, 30 से कम होगा। नहीं, 20 से ज़्यादा है 25 और 30 से कम है। 25 से ज़्यादा है, 30 से कम है। नहीं, 28। देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 28 को क्या कर देना है? छोड़ देना है। ये बताओ यह कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 और 7 14 और 14। ठीक है, आया समझ में? पहला नंबर 6 हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया? 28। अब तीसरा नंबर क्या रहेगा वो आप मुझे सोचकर मंडे को बताओगे। अब ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि जो भी नंबर रहेगा वो 3 अंक का रहेगा। हाँ, अब सोच लो कि 100 हो सकता है या फिर 999 हो सकता है। अब वो आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है ना? तो तीसरा नंबर आप मुझे सीधा मंडे को बताओगे। समझ रहे हो ना ये क्या चीज़ें हैं? मतलब इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या चीज़ें यहाँ पे हुआ? सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या है ना, पता होना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रहा है, अभी टेबल याद होगा सभी को कि नहीं याद है? देखो मैथ अगर पढ़ रहे हो, टेबल याद है? कैसे किए हो? उस तरह नहीं कि हमने ये नहीं पूछेंगे कि आप 15 का टेबल बताओ। हाँ हाँ हाँ, याद है? क्योंकि काम इसी में आएगा। याद कर लो, मैथ अगर सीख रहे हो या पढ़ने की कोशिश को पढ़ना है या एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। यानी आप सोच लो कि ऐसे कंपटीशन में बैठोगे, जो एग्ज़ाम में बैठोगे तो लोग क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिल जाएंगे। तो वहाँ आप क्या करोगे, भाग देते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। तो आपको टेबल अगर याद होगा, टेबल से आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले इसका टेबल याद कर लो। स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, याद है? तो भूल गया? 20 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर, और 20 तक ज़्यादा हो जाएगा, 15 तक क्यूब। याद कर लो ऑटोमेटिक। स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, दोनों तरीके से याद होना चाहिए। दोनों तरीके का मतलब कैसे कि जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे 15 लिखा तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। बताओ किसका होता है? 225 होता है कि नहीं? मैंने यहाँ पे 529 लिखा, अब बताओ ये किसका है? 529 लिखा, ये किसका स्क्वायर है? चल, ये है 23 का, 23 का
समझ रहे हो? मैंने यहाँ पे 361 लिखा, याद आना चाहिए किसका है, दोनों तरीके से याद होना चाहिए, 19 का है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है ना, जैसे मान लो कि आपको अगर यहाँ पे मैंने 352 मान लो समथिंग, सपोज दैट मैंने 352 लिख दिया, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाएंगे कि वो सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये स्क्वायर होगा, सोच में नहीं पढ़ना है आपको, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में क्या है, 2 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, समझ रहे बात को? स्क्वायर में इकाई अंक में क्या आएगा, 1 आ सकता है, क्या आएगा, 4 आ सकता है, क्या आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। क्या कभी देखे हो क्या कि 2 आया हो, कभी देखे हो क्या कि 3 आया हो, कभी देखे हो क्या कि 7 आया हो, कभी देखे हो क्या कि 8 आया हो? ये किसी के नंबर में अगर लास्ट में मिल जाए तो वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। आपको ये देखना है 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। आप खुद ही इमेजिन करके देख लो यहाँ पे कि अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 तक का आपको पता हो ना, अगर 9 तक का स्क्वायर आपको निकालना आता हो और इसका हर चीज़ आपको पता हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। समझ रहे हो? जैसे क्या है, 1 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, 1, इसका कितना होता है 4, इसका 9, इसका बताओ 25, इसका 36, ये बताओ 49, ये बताओ। अब यहाँ पे इमेजिन करके ये सोचो कि जो इकाई अंक है, हाँ, जो इकाई अंक है देख लो, देखो जो इकाई अंक है वो यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 6 यहाँ है तो 6 यहाँ भी है, ये 6 बचा 5। अब ये 5 के लिए अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी हम मंडे को देखेंगे। देखो 5 के लिए बता दे रहा हूँ, 5 का अगर स्क्वायर निकाल लो किसी भी संख्या का, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, किसी ने की भी हो, अगर आपको देखना है, मान लो कि आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, आपको 55 का स्क्वायर निकालना है, आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, 2 अंक पहले देख लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, याद है? 5 के बाद क्या, कौन, ये क्या नंबर है, 4 है। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5 आती है। 4 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो ये है ना, बताओ 5 का क्या होगा, 5 के बाद क्या आता है, 6 पंचे कितना होता है 30। आप इसकी अगर बात करोगे 5 का कितना होगा, 7 के बाद क्या आती है, 8 गुणे 7 करो कितना आएगा, 15 का निकालोगे, 5 का क्या होता है, 1 के बाद क्या आता है, 1 गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा, समझ रहे हो? ये 5 के लिए है, आपको निकालना है 115 का निकालना है। 115 का करोगे बताओ 5 का कितना होता है, 11 के बाद क्या आता है, 12 गुणे 13 करोगे तो क्या आएगा, 11 गुणे 12 132। ठीक है, मतलब ये चीज़ें क्या है, 5 के लिए नियम आपको एकदम बैठ रहा है। ठीक है, बाकी ये जो हमारा बचा है इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे कैसे क्या निकालना है। तो अब क्या है ना, पहले 1 से लगा के 30 तक का याद, दोनों तरीके से याद होना चाहिए। तो क्या होता है ना, एग्जाम में या क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। नहीं याद होगा तो क्या करोगे बताओ, ये तो करना ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या कर लेना। ठीक है, चलो पाँच के लिए ओनली सिर्फ 5 के लिए, बाकी के लिए अलग है। बाकी के लिए अगर आप सोचो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 23 लिखा, फिर आप सोचो इसके स्क्वायर कर दो 9 आ गया और इसके स्क्वायर कर दो अलग हो गया, नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए है, 5 जिसमें दिख जाए आप लगा दो। ठीक है, तो पहले आपको क्या है, 1 से लगा के अगर आप 100 तक के मतलब 99 तक की संख्याओं को याद कर ले रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, आपने गिनती का नाम सुना होगा ना, 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं, याद है आपको? नहीं याद, नहीं याद, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपको नहीं याद है। ये बच्चों वाला काम होता है कि अगर हम आपको बोले कि 1 से 100 तक की गिनती लिखे, चलो बताओ, हमने यहाँ पे लिख दिया, पता है क्या होता है,
89 पता है ना? बताइए किससे किससे डिवाइड? 89 क्या है? वही तो बोल रहे हैं ना कि जैसे क्या होता है कि अगर हमको किसी की अपने दोस्त के बारे में अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे? सारी चीज़ बता देंगे इसके बारे में कि वो क्या करता है, उसका क्या खाना खाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सारी चीज़ बताएंगे कि नहीं बताएंगे? इसी तरह 89 के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि 89 क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या है कि विषम संख्या है कि भाज्य है कि अभाज्य है, कितने फैक्टर है इसके, किसके टेबल में आता है। जब आपको टेबल याद होगा तभी तो आप बता पाओगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 48 लिखा तो 48 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 48 किसके किसके टेबल में आता है, किससे किससे डिवाइड होगा। ये सब चीज़ें कब याद होंगी? जब आपको टेबल और गिनती याद हो, स्क्वायर याद है ना। तो वही चीज़ें ये बहुत नंबर सिस्टम के अगर देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी चीज़ों से ही मिलकर बनती है। अब डायरेक्ट हम आ जाए डायरेक्ट आपको बता दे कि चलो भैया 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ क्या होगा, तो अब आप इसमें क्या करोगे? जोड़ते रह जाओगे, फार्मूला बता देंगे, ट्रिक बता देंगे, आप इसको ऐसे करके निकाल देना, आप फिर करोगे, काम खत्म। कोई अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन अगर थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा दिया तो खत्म। ठीक है, तो चीज़ों को पहले क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ों को समझो, बेस बनाओ और उस बेस को आप आगे बढ़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। अब इसको अगर पूरा हटाना है तो कहाँ से हटेगा? ये ऐसे रहेगा। कहाँ है ये? नीचे